हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग कवर करेंगे प्लेटफॉर्म का NTPC CBT 2 का सेट नंबर 14 को। और दोस्तों आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर 13 तक नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि किसी समांकों का बहुलक 15 माध्यिका 12 हो तो समांतर माध्य क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बहुलक बराबर में होता है 3 गुने माध्यिका और माइनस का 2 गुने माध्य। तो यहाँ से दिया है बहुलक बराबर में 15 दिया है, तो यहाँ से हो जाएगा 15 बराबर में 3 गुने माध्यिका यानी कि 12 और माइनस का हो जाएगा 2 गुने में माध्य। तो यहाँ से दोस्तों हमारा आ जाएगा 15 बराबर में ये 12 दिया 36 माइनस का 2 गुने माध्य। तो माध्य को इधर लेकर जाएंगे और 15 को इधर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुने में माध्य बराबर में हो जाएगा 36 माइनस का 15। तो 36 में से 15 जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 21, यानी कि यहाँ से माध्य बराबर में हमारा आ जाएगा 21/2, इनके माध्य बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 10.5। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन जो है वो गलत है, यहाँ पर ऑप्शन जो होगा उसको सुधार लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 10.5। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस का cosec स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस का cot स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि cos 90 डिग्री का मान होता है 0, तो यहाँ से हो जाएगा 0 का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा cosec स्क्वायर 90 डिग्री, यानी कि cosec 90 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा ये cot 45 डिग्री, यानी cot 45 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यानी कि दोस्तों यहाँ से हमारा आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0 और प्लस का 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 0। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। एक कॉलोनी के 50 बच्चों में से 10 केवल बास्केटबॉल, 25 केवल फुटबॉल, 10 वॉलीबॉल तथा फुटबॉल दोनों और 5 केवल वॉलीबॉल पसंद करते हैं। तो फुटबॉल पसंद करने वाले और केवल बास्केटबॉल पसंद करने वाले बच्चों में क्या अनुपात है। यानी कि यहाँ से दिया है टोटल बच्चा दिया है 50, 3 खेल, यानी कि यहाँ से 3 तो डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम, ये 1 और ये 2 खेल और ये 3 खेल। तो दोस्तों इसको मान लेते हैं कि ये हो गया फुटबॉल, ये हो गया बास्केटबॉल इनकी बास्केटबॉल और ये हो गया वॉलीबॉल। ठीक है, जिसमें कि 10 केवल बास्केटबॉल खेलते हैं। तो बास्केटबॉल कौन सा है, ये वाला है, तो ये हो जाएगा केवल का, यानी कि 10 बास्केटबॉल खेलते हैं, 25 केवल फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ये 25 फुटबॉल खेलते हैं केवल और 10 वॉलीबॉल तथा फुटबॉल दोनों खेलते हैं, यानी कि वॉलीबॉल और फुटबॉल ये दोनों खेल खेलते हैं और 5 केवल वॉलीबॉल पसंद करते हैं, यानी कि 5 केवल वॉलीबॉल पसंद करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न में दिया है फुटबॉल पसंद करने वाले, तो फुटबॉल पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा। तो यहाँ से फुटबॉल पसंद करने वाले बच्चों की संख्या आ जाएगा कि
फुटबॉल पसंद करने वाले बच्चों की संख्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा ये 10 और यानी कि 35। और यहीं देखते हैं केवल बास्केटबॉल, तो केवल बास्केटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या है केवल 10 का है, यहाँ यानी कि यहाँ से हो जाएगा 10, तो इन्हीं का अनुपात पूछा है, तो यहाँ से हो जाएगा 35 अनुपात का 10, तो ये कट जाएगा 7 5 35 और ये 5 दूनी 10, यानी कि 7 अनुपात 2 जो है वह फुटबॉल पसंद करने वाले और केवल बास्केटबॉल पसंद करने वाले बच्चों का अनुपात है, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित सारणी 5 राज्यों में जून से सितंबर तक होने वाली वर्षा एमएम को दर्शाती है, जिसमें कि पहला प्रश्न है किस राज्य में सबसे कम औसत वर्षा हुई है। तो पहले दोस्तों हम निकाल लेते हैं जम्मू कश्मीर में औसत वर्षा, यानी कि जम्मू में औसत वर्षा कितना हुआ है, वह हुआ है 1100 प्लस का 1100 प्लस का 1000 प्लस का 1200 और बट्टे में हो जाएगा कितना है, संख्या 4 है, इनकी बट्टे में 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1100 1100 2200 2200 और 1000 यानी कि 3200 3200 और 1200, तो 32 से 2 3400 3400 और 10 4400, इनके 4400 बट्टे में हो जाएगा 4, तो इसका हो जाएगा दोस्तों ये 1100 जम्मू कश्मीर में हुआ है औसत वर्षा। अब निकालते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा इनकी HP, इसका हो जाएगा 1100 प्लस का 1100 प्लस का 1000 और प्लस का 1300 और बट्टे में हो जाएगा 4, तो इसका हो जाएगा 1100 और 1100 2200 2200 और 1000 यानी कि 3200 3200 और 1000 4200 4200 और 300 इनकी 4500, यहाँ से हो जाएगा 4500 बट्टे में 4, तो ये दोस्तों हो जाएगा 11 चौक 44 और ये 1 यानी कि 25 चौके 100। ठीक है, अब निकालते हैं पश्चिम बंगाल, इनकी वेस्ट बंगाल का, तो वेस्ट बंगाल का हो जाएगा 1400 प्लस 1300 प्लस 1200 और 1000, इनकी 1000 2000 3000 और ये 4000 4000 और ये 4 3 7 7 2 9 यानी कि 4900 बट्टे में 4, तो इसका हो जाएगा 12 चौक 48 1 और ये 25 चौक के 100। फिर देखते हैं गोवा का, तो गोवा का हो जाएगा 1000 और ये 2000 3000 और ये 4000, इनकी 4000 और ये 5 3 800 800 700 1500 यानी कि ये हो जाएगा 5500 और बट्टे में हो जाएगा 4, तो दोस्तों ये हो जाएगा ये 13 चौके 52 3 7 चौक 28 2 और ये 4 5 20, यानी कि गोवा का औसत वर्षा आ गया 1375। अब देखते हैं तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु का देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1000 1000 2000 3000 और ये 4000 4000 और ये 200 और 1 300 300 और 50 इनके 350, तो यहाँ से आ जाएगा इसका 4350 बट्टे में हो जाएगा 4, तो इसका आ जाएगा 4 एकम 4 और ये 8 चौक के 32 3 और ये हो जाएगा 7 चौक 28 2 4 5 20, क्योंकि सबसे कम जो वर्षा हुआ है वह हुआ है देखने पर तमिलनाडु राज्य का, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य में जून से सितंबर तक वर्षा में एक क्रमिक वृद्धि देखी गई है। तो दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर में अगर हम देखते हैं तो पहले हुआ है जून में 1100, फिर जुलाई में भी 1100, तो इसमें कोई भी वृद्धि नहीं हुआ है 2 महीना में। फिर देखते हैं हिमाचल प्रदेश का,
तो हिमाचल प्रदेश का भी सेम है। लेकिन पश्चिम बंगाल में देखते हैं तो पश्चिम बंगाल में 1400 है, उसके बाद 1300 है, इनकी इसमें तो कमी आ गया है, तो ये भी नहीं होगा। और गोवा में देखते हैं तो गोवा में है 101300, इनकी वृद्धि हो रहा है, फिर है 1500 और फिर है 1700, यानी कि इसमें जो वृद्धि हुआ है उसमें लगातार वृद्धि हुआ है। और वहीं देखते हैं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में है 1200, फिर घटकर हो जो गया है 1050, यानी कि यहाँ से स्पष्ट है कि गोवा राज्य का जो है वो जून से सितंबर तक वर्षा में क्रमिक वृद्धि देखी गई है, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष के किस महीने में सबसे कम वर्षा हुई है। यहाँ से देखते हैं जून में, तो जून में जो हुआ है, जून में हुआ है वह हुआ है 1100, फिर हुआ है 1100, फिर 1400, फिर हुआ है 1000 और 1200। तो इसका देखते हैं तो ये हो जाएगा 1100, 1100, 2200, 2200 और 4 2600, 2600 और 1000 की 3600, 3600 और ये 4600, 4600 और ये 5600, 5600 200 5800, यानी कि इसका आ गया 5800 जून में। तो वहीं देखते हैं जुलाई में, तो जुलाई में वर्षा हुआ है ये 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000, और ये 100, 200, 300, 500, 503, 800 और 50, यानी कि 850। तो टोटल जुलाई में कितना हुआ है, टोटल जुलाई में हुआ है 5850। वहीं अगर अगस्त में देखते हैं तो अगस्त में है 1, 2, 3, 4, 5, 5000 और ये 5 2 700, यानी कि अगस्त में हुआ है 5700। और सितंबर में देखते हैं तो सितंबर में हुआ है ये 1, 2, 3, 4, 5 कि 5000 और ये 3 2 500, 500, 700, 1200, 1200 और 1 1300, यानी कि ये हो गया 6300। सितंबर में हुआ है 6300। तो यहाँ से देख लेते हैं कि किस में सबसे कम वर्षा हुई है। तो सबसे कम वर्षा जो हुआ है वह हुआ है अगस्त में, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2 स्क्वायर माइनस 3q प्लस का 4q और माइनस का 6 स्क्वायर। तो दोस्तों इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4 और माइनस का 3 का q यानी कि 27 प्लस का हो जाएगा 4 का q यानी कि 64 और माइनस का हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36। प्लस वाला जोड़ देंगे यानी कि प्लस का 64 और प्लस का 4 यानी कि प्लस का 68 और माइनस वाला 7 6 13 3 2 5 और 1 6 यानी कि ये हो जाएगा 68 में से 63 जाएगा तो यहाँ से जाएगा 5, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों एक तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें और हमारे इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विषम कथन ज्ञात करें। 2 रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होती है यदि वे एक आयत की आसन भुजाएं हैं, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है एक समचतुर्भुज की विकर्ण हो, तो दोस्तों ये भी सही है। और तीसरी है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा हो, तो दोस्तों ये सही नहीं है क्योंकि समकोण त्रिभुज की 2 जो रेखाएं होती है वह एक दूसरे पर लंब होती है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन डी को अगर देखते हैं तो ऑप्शन डी में है कि एक वर्ग की आसन भुजाएं हों, तो दोस्तों एक वर्ग की आसन भुजाएं ये सही है क्योंकि 2 रेखाएं जो है वो एक दूसरे पर लंबवत होती है। ठीक है दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मान लीजिए कि 100 सबसे बड़ी संख्या है जिससे यदि 166, 199 और
298 विभाजित किया जाए तो प्रत्येक बार शेष समान बचता है, तो x के अंकों का योग क्या है। तो दोस्तों यहाँ से दिया है सबसे बड़ी संख्या, यानी कि कहीं ना कहीं हमको दोस्तों एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ से निकाल लेते हैं एचसीएफ, यानी कि 166, 199 और 298। तो दोस्तों ऐसा जब भी सवाल दिया रहेगा तो आपको हम बतलाए थे कि इसका अंतर, फिर इसका अंतर और फिर इसका अंतर, जो भी अंतर आ जाएगा उसका हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे। 166 और 199 का अंतर ये हो जाएगा 33, और 199 और 298 का अंतर ये हो जाएगा 18 में से 9 हो जाएगा 9, और ये 18 में से 9 हो जाएगा 9, और 1 में से 1 जाएगा 0, और ये 298 और 166 का अंतर ये हो जाएगा 8 में से 6 हो जाएगा 2, और ये 9 में से 6 हो जाएगा 3, और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 33, 99 और 132 का एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 33, क्योंकि 33 या 99 और 33 चौके 132 होता है, यानी कि हमारा एचसीएफ आ जाएगा 33। और प्रश्न में बोला कि x वो सबसे बड़ी संख्या क्या है और x अंकों का योग, यानी कि ये एचसीएफ का योग पूछ रहा है। तो एचसीएफ का योग कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 0.01024 के पावर 1/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है 0.01024 के पावर 1/5। तो दोस्तों इसको पहले हम दशमलव से मुक्त करेंगे, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं 1024, और बट्टे में कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 और 5 अंक के बाद। तो बट्टे में हो जाएगा 5 को 0 कि 1 2 3 4 और 5, और इसके पावर है 1/5। तो दोस्तों हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 4 के पावर 5, और बट्टे में लिख सकते हैं 10 के पावर 5, और गुने में हो जाएगा 1/5, क्योंकि 4 को अगर 5 बार गुना करेंगे तो 1024 आ जाएगा, और 10 को 5 बार गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 1 पर 5 ठो 0। तो दोस्तों इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 4/10 के पावर 5, और ये गुना में हो जाएगा 1/5। ये 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 4/10। 4/10 का मतलब दोस्तों 0.4, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है परीक्षा में बैठने वाले लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात जो है वो 16:9 था। परीक्षा में पास होने वाले लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 4:3 था। यदि परीक्षा में 75% लड़के सफल हुए तो परीक्षा में सफल हुई लड़कियों का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात, यानी कि गर्ल और बॉय के संख्या का अनुपात दिया है 16:9, जिसमें कि परीक्षा में पास होने वाले लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात दिया है 4:3, कि इनके पासिंग संख्या जो है वह दिया है 4:3, जिसमें कि यदि परीक्षा में 75% लड़के सफल हुए हैं, यानी कि 75%, तो टोटल लड़के कितना है 9 है। तो 9 का अगर 75% अगर पास हुआ है तो 75/100, इसी का मान दिया है 3, तो ये कर देगा 25 तिहाई 75, और ये 25 चौके 100, और ये 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से 1 बराबर में आ जाएगा, ये 4 चला जाएगा गुना में, और 9 आ जाएगा भागा में, यानी कि 1 बराबर में आ गया 4/9। तो यहाँ से लड़कियों का अनुपात कितना है संख्या में, वह है 16। तो यहाँ से 16 बराबर निकाल लेंगे, क्योंकि लड़कियों का संख्या आ जाएगा 4/9 गुने में 16, यानी कि यहाँ से गर्ल आ गया 16 × 64/9। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि लड़की जो पास हुई है वह 1% पास हुई है, यानी कि 64/9 में लड़की जो पास हुई है वो हुई है
प्रतिशत, और इसी का मान दिया है 4। तो ये दोस्तों कट जाएगा 16 चौके 64, और ये 4 चौके 16, और ये 25 चौके 100, यानी कि x बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 25 गुने में 9 और बट्टे में 4, कि x बराबर में हो जाएगा 25 नवा 225 और बट्टे में 4। तो दोस्तों 225 बट्टे में 4 का मतलब 56 सहित 1/4% जो लड़कियां पास हुई हैं वो 56 सहित 1/4% लड़की पास हुई है। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर में 4:3 है और 3b बराबर में 5c है और 4c बराबर में 9d है, तो a अनुपात d का अनुपात क्या होगा। यानी कि यहाँ से दिया है a अनुपात b बराबर में दिया है 4:3, और यहाँ से दिया है 3b बराबर में 5c। तो यहाँ से b बट्टे में c कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3, यानी कि b अनुपात c आ गया 5:3। और वहीं देखते हैं तो आगे दिया है 4c बराबर में 9d, तो यहाँ से c बट्टे में d आ जाएगा 9/4, यानी कि c अनुपात d आ गया 9:4। तो यहाँ से देखते हैं कि b का मान जो है वह है 3, और यहाँ पर है 5, यानी कि b को बराबर करना पड़ेगा। तो अगर ऊपर में अगर 5 से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा b का मान 15, और यहाँ पर अगर 3 का गुना करते हैं यहाँ पर हो जाता है b का मान 15, यानी कि b का मान सेम हो गया, लेकिन c का मान 9 हो गया, और यहाँ पर c का मान है 9, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा a अनुपात b बराबर में कितना से गुना करना है 5 से, कि 5 चौके 20, और अनुपात का पछती आई 15, वहीं b अनुपात c हो जाएगा 15:3 और c अनुपात d दिया है 9:4। तो यहाँ से पूछ रहा है a अनुपात d, तो यहाँ से a अनुपात d निकाल लेंगे, क्योंकि a का है 20 और d का कितना है 4 है। तो ये दोस्तों कट जाएगा 5 बार में, यानी कि a अनुपात d बराबर में आ गया 5:1, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए बी और सी की मासिक आय सम्मिलित रूप से 79,800 रुपया है। ए अपनी आय का 80% हिस्सा खर्च कर देता है और बी अपनी आय का 87.5% हिस्सा खर्च कर देता है, और सी अपनी आय का 90% हिस्सा खर्च कर देता है। यदि ए बी और सी की बचतों में अनुपात जो है वो 16:17:12 है, तो बी की आय जो है वो ए की आय से कितना अधिक है। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि ए जो है वो अपने हिस्से का 80% खर्च कर देता है। तो दोस्तों जब 80% खर्च कर देगा तो ए बचत कितना करेगा, ए बचत करेगा अपने हिस्सा का 20%। तो इसको दोस्तों अगर प्रतिशत से मुक्त करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, क्योंकि 20% का मतलब होता है 1/5। उसी प्रकार बी का देखते हैं, तो बी कितना खर्च कर रहा है, बी खर्च कर रहा है 87.5%, यानी कि ये बचत कितना कर रहा है, ये बचत कर रहा है 12.5% का। तो दोस्तों इसको प्रतिशत से मुक्त करेंगे, यानी कि 125 और बटे में हो जाएगा 1000। ये 25×5 125 और ये 25 चौके 100 और ये 5×8 40, इनकी बी बचत कर रहा है अपनी आय का 1/8 है। और यहीं सी की देखते हैं, तो सी जो बचत कर रहा है, सी बचत कर रहा है 10%, क्योंकि 90% हिस्सा तो खर्च कर देता है, तो बचा रहा है वो अपने पास 10%। तो 10% को अगर हम प्रतिशत से मुक्त करेंगे तो ये हो जाएगा 10/100, यानी कि 1/10। ये जो बचत कर रहा है वो कर रहा है अनुपात में 16, और यहाँ पर निकाले हैं कितना दोस्तों, यहाँ पर है ए का बचत 1/5, यानी कि 1/5 का मान दिया है 16। तो यहाँ से 1 बराबर हो जाएगा
16 गुने में 5, यानी कि यहाँ से आ गया 1 की आय, ये आ गया 80 रुपया। उसी प्रकार बी का देखते हैं, तो बी का बचत है 1/8 और अनुपात में कितना है 17 है, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1 बराबर में, यानी कि 17 गुने में 8, तो यहाँ से हो जाएगा 136 रुपया। ये आ गया बी की आय। उसी प्रकार सी का देखते हैं, तो सी का है बचत का 1/10 और अनुपात में दिया है 12, तो यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा 12 गुने में 10, यानी कि 120 रुपया जो आ गया वह सी की आय आ गया। अब देखते हैं इन तीनों का कितना है रुपया। हमारे अनुसार इन तीनों का रुपया हो जाएगा 80, 136 और प्लस का 120, यानी कि 120 और 80 200, 200 और 1 300, 336, यानी कि हमारे अनुसार आ गया 336 रुपया। और प्रश्न के अनुसार दिया है 79,800, यहाँ से 1 का मान हो जाएगा 79,800 और बट्टे में हो जाएगा 336, तो ये दोस्तों कट जाएगा 225.5 बार में। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा बी की आय जो है वो ए की आय से कितना अधिक है, तो बी की आय जो है इनके 136 जो है वो ए से 80 से कितना ज़्यादा है, तो 80 से ज़्यादा है ये 56 रुपया, यानी कि 1 बराबर में आ गया 225.5, तो यहाँ से हो जाएगा 56 बराबर में 225.5 इंटू का 56, तो ये दोस्तों आ जाएगा 13,300 रुपया, इनकी बी की आय जो है वो ए की आय से 13,300 रुपया अधिक है, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरि ने एक राशि उधार ली और उसने इसे 92,610 रुपये की 3 समान त्रैमासिक किस्तों में वापस कर दिया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है वो 20% प्रति वर्ष थी, तो उधार में ली गई राशि कितनी है। इनकी यहाँ से रेट दिया है 20%, जो कि ब्याज जो लग रहा है वो त्रैमासिक यानी कि तिमाही लग रहा है, तो यहाँ से रेट कितना हो जाएगा, यहाँ से रेट हो जाएगा 20/4 यानी कि 5%, क्योंकि दोस्तों एक वर्ष में तिमाही कितना होता है 4 होता है, इसलिए रेट भी 4 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से रेट आ गया हमारा 5%, तो दोस्तों 5% को अगर हम तोड़ेंगे भिन्न में तो ये हो जाएगा 5/100 यानी कि 1/20। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते कि मूलधन जो है वो 20 रुपया है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा वो 20 से 1 अधिक, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 21। तो दोस्तों यहाँ से लिखेंगे 20 और यहाँ से 21। तो दोस्तों यहाँ से उधार ली गई राशि कितनी है, तो उधार ली गई जो राशि है वह दोस्तों 21 ले मल्टीपल होगी। ठीक है, तो 21 ले मल्टीपल कौन है यहाँ से देख लेते हैं। तो 21 ले मल्टीपल जो है वह है 2,77,830, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कोई भी ऑप्शन अगर हम चेक करेंगे कि 21 का मल्टीपल कौन है, तो दोस्तों कोई भी 21 का मल्टीपल नहीं आएगा। तो दोस्तों इसको हम ऑप्शन थ्रू बनाएंगे जल्दी बनाने के लिए। अगर इसको बेसिक पर बनाएंगे तो बेसिक से भी इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों इसका एक तो सूत्र होता है, एक ट्रिक होता है, जो भी कह लीजिए। तो किस्त बराबर में होता है 3 साल के लिए, क्योंकि 3 बराबर किस्तों के लिए होता है। उधार ली गई राशि की पी इंटू का होता है 1 + R/100 और इंटू का होता है 1 + R/100 का स्क्वायर और इंटू का होता है 1 + R/100 का क्यूब। तो दोस्तों यहाँ से किस्त भर देंगे। किस्त कितना है 92,610 रुपया है, और यहाँ से उधार ली गई राशि को पी मान लेंगे, और आर बराबर कितना है 5%, यानी कि 1 + 5/100 ऐसे कर देंगे। तो दोस्तों इतना गुना भागा करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक राशि 5 साल में दोगुनी हो जाती है और एक अलग दर पर यह 12 साल में तिगुनी हो जाती है। तो इन दो दरों में से कौन सी वार्षिक दर अधिक है। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि मूलधन जो है वह 100 रुपया है, और इसी मूलधन को
यानी कि 100 को 2 गुना यानी कि 200 होने में जो समय लग रहा है वह है 5 वर्ष है। इनकी ब्याज कितना हो जा रहा है? ब्याज हो जा रहा है 100 रुपया। इनकी 5 वर्षों में इसका ब्याज जो हो जा रहा है वह 100 रुपया हो जा रहा है। यहाँ से रेट निकल जाएगा। इनकी 1 वर्षों में इसका ब्याज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 बटे में 5। इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ से हमारा 20 पाँचे 100, यानी कि 20% की दर से यह 5 वर्षों में 200 रुपया हो जाता है। ठीक उसी प्रकार दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है एक अलग दर पर यह राशि जो है वह तिगुना हो जाती है, यानी कि 100 रुपया जो है वह अलग किसी दर पर तिगुना यानी कि 300 रुपया हो जाती है 12 वर्षों में। यानी कि इसका ब्याज कितना हो जा रहा है? 12 वर्षों में इसका ब्याज हो जा रहा है 200 रुपया। यानी कि 12 वर्षों में इसका ब्याज हो जा रहा है 200 रुपया। किस दर से बढ़ रहा है? तो ये 2 से बढ़ जा रहा है 200 बटे में हो जाएगा 12, यानी कि ये हो जाएगा 3 चौके 12 और ये 50 चौके 200। इनकी यहाँ से R2% आ गया हमारा 50 बटा में 3%, यानी कि इसमें जो सबसे बड़ा वार्षिक दर है वह है 20%। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% लाभ कमाता है। यदि वह उसे इसके दोगुने मूल्य पर बेचे तो इसका लाभ कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है वह 100 रुपया है और इस वस्तु के बेचकर वो 20% का लाभ कमाता है। यानी कि अगर यहाँ से एसपी निकालेंगे तो एसपी हो जाएगा 100 का 120 बटे में 100, यानी कि यहाँ से एसपी आ जाएगा 120। और आगे बोल रहा है कि यदि वह इसे इसके दोगुने मूल्य पर बेचे, यानी कि इसको अगर SP2 निकालते हैं तो SP2 को कर दे रहा है दोगुना, यानी कि 240 में बेचे, इसको कितना % का लाभ होगा? इनके खरीद रहा है 100 रुपया में और बेच रहा है 240 रुपया में, इसको लाभ हो रहा है 140 रुपया का। और किससे हो रहा है? तो हो रहा है 100 रुपया से और गुने में हो जाएगा 100। ये 100 से 100 कैंसिल आउट, यानी कि उसको प्रॉफिट हो रहा है 140% का। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कपड़े के एक रील से 125 सेंटीमीटर के 25 शॉर्ट पीस काटे जा सकते हैं। इन पीसों को काटने के बाद 90 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाता है। तो रील के कपड़े की लंबाई कितने मीटर में है? एक शॉर्ट पीस का जो लंबाई है वह है 125 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 25 शॉर्ट पीस काटे जाते हैं। इनके 25 शॉर्ट पीस का कितना हो जाएगा लंबाई? ये हो जाएगा 125 गुने में 25। तो यहाँ से यह हो जाएगा 25 5 125 के 5 हासिल 12 और 25 दूनी 50 और 12 62, इनके 62 के 2 हासिल 6 और 25 6 31, यानी कि 25 शॉर्ट की कुल लंबाई जो आ गया वो आ गई 3125। 25 शॉर्ट की पीस काटने के बाद भी उसके पास शेष कपड़ा जो बच जा रहा है वह बच जा रहा है 90 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ से निकाल लेंगे टोटल कपड़ा की लंबाई बराबर में हो जाएगा 3125 और कितना शेष बच जा रहा है 90, प्लस का 90। तो ये हो जाएगा 5 9 2 11 के 1 हासिल 1 और 1 2, इनकी 3215 सेंटीमीटर। तो पूछा है मीटर में, तो बट्टे में कर देंगे 100। तो यहाँ से टोटल कपड़ा की लंबाई आ जाएगा 32.15 मीटर। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2033 रुपये में जूतों की एक जोड़ी बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि इसी जोड़ी को 1063 रुपये में बेचने पर नुकसान होता है। तो जूतों की जोड़ी की लागत कीमत क्या है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर में होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर में होता है इनकी लॉस बराबर में होता है क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। तो यहाँ से दिया है कि जितना उसका लाभ हो रहा है उतना ही उसका
हानि हो रहा है। 2033 रुपये में बेचने पर यानी कि 2033 माइनस CP, इसको बेचने पर जो लाभ हो रहा है वो बराबर का हो रहा है 1000 बेचने पर हानि के, यानी कि CP माइनस का 1063 रुपया। तो यहाँ से CP को एक तरफ लेकर जाएंगे और रुपया को एक तरफ, यानी कि यहाँ से हमारा हो जाएगा 2033 और ये माइनस का इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का 1063 रुपया और ये हो जाएगा CP और ये प्लस का हो जाएगा CP, यानी कि ये 3 और 3 6 और ये 6 और 3 9 और ये 0 और 2 और 1 3, यानी कि 2 CP बराबर में आ गया 3096 रुपया। तो यहाँ से CP बराबर में हो जाएगा, यानी कि वस्तु का लागत मूल्य 3096 बट्टे में 2, तो ये कट जाएगा दोस्तों 15 दूनी 30 और ये 48 दूनी 96, इनकी वस्तु का लागत मूल्य आ गया 1548 रुपया। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 75 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या का 1/5 और लड़कों की कुल संख्या का 3/5 एक क्रिकेट क्लब में शामिल होते हैं। क्लब में शामिल होने वाले लड़कों की कुल संख्या जो है वह 27 है। क्लब में शामिल होने वाले लड़कों की कुल संख्या का क्लब में शामिल होने वाली लड़कियों की कुल संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है। यानी कि यहाँ से दिया है क्लब में शामिल होने वाले लड़कों की कुल संख्या है 27, जिसमें कि लड़के शामिल हो रहे हैं वह कुल लड़कों का कुल बॉयज का 3/5 लड़के क्लब में शामिल हो रहे हैं और इसी का मान दिया है 27। ये दोस्तों कट जाएगा 9 बार में, इनकी टोटल बॉयज आ जाएगा यहाँ से 9 गुने में 5 यानी कि 45। तो दोस्तों जब लड़का आ गया 45 तो लड़की कितनी हो जाएगी, लड़की हो जाएगी 75 माइनस 45 यानी कि लड़की हो जाएगी 30, जिसमें कि लड़की जो शामिल हो रही है क्लब में वो हो रही है कुल लड़कियों की संख्या का 1/5, यानी कि क्लब में लड़की शामिल होती है 30 का 1/5, यानी कि लड़की शामिल हो रही है क्लब में 6 और लड़का कितना हो रहा है, लड़का हो रहा है 27। तो इसका अनुपात निकाल देंगे, यानी कि यहाँ से अनुपात हो जाएगा क्लब में शामिल हो लड़कों की कुल संख्या यानी कि 27 और अनुपात का हो जाएगा क्लब में शामिल होने वाली लड़कियों की कुल संख्या, कि लड़कियों की कुल संख्या कितना है क्लब में शामिल होने वाली 6, इनका अनुपात क्या हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 9 तिया 27, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 9/2। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्येक दिन काम करने के लिए इसी को 110 रुपया मिलते हैं। 31 दिन के महीने में उसने 2750 रुपया कमाए, तो उसने कितने दिन काम किया था। तो यहाँ से निकाल देंगे कि काम करने का दिन, ये काम करने का दिन निकाल देंगे। तो दोस्तों वो कितना कमा रहा है महीना का, वो 31 दिन के महीने कमा रहा है 2750 रुपया और उसका एक दिन का मजदूरी कितना है 110 रुपया, इनकी बट्टे में हो जाएगा 110। तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट और ये 11 दूनी 22 5 11 5 55, यानी कि वो काम किया है 25 दिन। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक लड़के की आयु जो है उसके पिता की आयु की चौथाई है, इनकी 1/4 है। तो उस लड़के तथा उसके पिता की आयु का योग 35 वर्ष है। तदनुसार उस पिता की 8 वर्षों के बाद कितनी आयु हो जाएगी। इनकी लड़का जो है वो अपने पिता का 1/4 है, ये फादर का 1/4 है। यहाँ से लड़का और पिता का आ जाएगा आयु का अनुपात 1/4, यानी कि लड़का और पिता के आयु का अनुपात आ गया 1/4 और ये अनुपात में कितना हो गया टोटल हो गया
5 और उन दोनों के आयु का जो कितना है 35 वर्ष है, क्योंकि एक का मान हो जाएगा 7। तो यहाँ से कितना आ गया लड़का का उम्र आ जाएगा यहाँ से 7 और पिता की उम्र आ जाएगा 7 चौक 28। तो बोला है कि पिता की 8 वर्ष के बाद, कि पिता की आयु यहाँ से आ जाएगा 8 वर्षों के बाद वह हो जाएगा 28 वर्ष वर्तमान आयु है, प्लस का 8 और जोड़ देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 36 वर्ष। 8 वर्ष के बाद पिता की आयु हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों के औसत वजन की गणना 40 केजी हुई थी। बाद में पता चला कि गणना में एक विद्यार्थी का वजन 36 केजी लिया गया था, जबकि उसका वजन जो है वो 33 केजी था। तो कक्षा के विद्यार्थियों का वास्तविक औसत वजन कितना है? यानी कि यहाँ से दिया है 60 विद्यार्थियों का 60 विद्यार्थियों का औसत दिया है 40 केजी, जिसमें कि एक विद्यार्थी का वजन जो लिया गया है वह 36 केजी लिया है, लेकिन उसका वास्तविक वजन जो था वह 33 केजी था। तो कितना का त्रुटि लिया गया है? त्रुटि लिया गया है ये 3 की, और ये प्रभाव किस पर पड़ेगा? ये प्रभाव 60 विद्यार्थी पर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एवरेज त्रुटि आ जाएगा। एवरेज त्रुटि वह हो जाएगा 3/60, यानी कि 1/20। तो 1/20 का मतलब 0.05 कि 0.05 की त्रुटि हुआ है। तो यहाँ से वास्तविक औसत निकाल लेंगे, यानी कि वास्तविक औसत वजन जो हो जाएगा वह हो जाएगा 40 त्रुटि में नापा गया है, तो इसको 0.05 घटा देंगे, यानी कि यह हो जाएगा 39.95। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2 वर्ष पहले स्वाति और सिन्हा के आयु का अनुपात जो है वो क्रमशः 5:7 था। 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 7:9 होगा। तो सिन्हा की वर्तमान आयु कितनी है? तो दोस्तों मान लेते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट है वह वर्तमान पॉइंट है। तो दोस्तों स्वाति और सिन्हा की आयु का अनुपात जो है वो 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले यहाँ से मान लेते हैं कि यह है 2 वर्ष पहले का अनुपात, यह है 5:7। और फिर बोला है कि 2 वर्ष बाद, कि वर्तमान से 2 वर्ष बाद यह हो जाएगा 2 वर्ष बाद का इसका अनुपात है 7:9। तो इसमें अंतर कितना है? इसमें अंतर है स्नेहा और स्वाति की आयु में अंतर है वो 5 से 7 और 7 से 9, यानी कि इन दोनों के आयु में अनुपात का अंतर है 2 का। और वर्षों में कितना है अंतर? वर्षों में अंतर है 2 और 2 4 वर्ष का, 2 बराबर में हो जाएगा 4, तो 1 बराबर में हो जाएगा 2। तो यहाँ से आ जाएगा ये स्वाति और ये स्नेहा का अनुपात है आयु का, ये स्वाति अनुपात स्नेहा है। तो ऐसे स्नेहा के 2 वर्ष पहले आयु आ जाएगा 5 दूनी 10 और ये 7 दूनी 14। तो पूछा है कि स्नेहा की वर्तमान आयु कितनी है? तो स्नेहा की 2 वर्ष पहले की आयु है 14 वर्ष, तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 14 से 2 ज़्यादा, क्योंकि 2 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान में 2 वर्ष जोड़ देंगे। तो स्नेहा की वर्तमान आयु जो आ जाएगा वो आ जाएगा 14 प्लस का 2, यानी कि 16 वर्ष। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 11 केजी चीनी की कीमत जो है वो 264 रुपया है। 14 केजी चाय की कीमत 252 रुपया है और 17 लीटर दूध की कीमत जो है वो 544 रुपया है। तो 24 केजी चीनी, 21 केजी चाय और 25 लीटर दूध की कुल कीमत कितनी है? यानी कि 11 केजी चीनी का मूल्य जो है वो 264 रुपया है। तो 1 केजी चीनी का कितना हो जाएगा मूल्य? 1 केजी चीनी का मूल्य हो जाएगा
264 में 11, 11 दूनी 22, 4 और 11 चौक 44, 1 kg चीनी का मूल्य आ गया 24 रुपया। तो यहाँ से 24 kg चीनी का पूछा है, तो यहाँ से हो जाएगा 24 kg चीनी का मूल्य 24 गुने 24 यानी कि 576 रुपया। ये 24 kg चीनी का मूल्य आ गया। और यहाँ से दिया है 14 kg चाय का मूल्य दिया है 252 रुपया। तो 1 kg चाय का मूल्य हो जाएगा 252 बट्टे में 14, ये कट जाएगा 7 दूनी 14 और ये 17 21, 4 7 छक 42 और ये 18 दूनी 36 यानी कि 1 kg चाय का मूल्य आ गया 18 रुपया। तो कितना का बोला है? बोला है 21 kg चाय का, क्योंकि 21 kg चाय का मूल्य हो जाएगा 18 गुने में 21 यानी कि 18 एकम 18 के 8 हासिल 1 और 18 दूनी 36 और 1 37 कि 378 रुपया। 21 kg चाय का मूल्य आ गया। अब देखते हैं 17 लीटर दूध का कीमत है 544 रुपया। 17 लीटर दूध का मूल्य है 544 रुपया। तो 1 लीटर दूध का मूल्य कितना हो जाएगा? 1 लीटर दूध का मूल्य हो जाएगा 544 बटे में 17, तो एक कट जाएगा 17 तिया 51, 3 17 दूनी 34 कि 1 लीटर दूध का मूल्य लग गया 32 रुपया। तो यहाँ से बोला है कि 25 लीटर दूध की कीमत, कि 25 लीटर दूध की कीमत आ जाएगा 32 गुने में 25 कि 25 दूनी 50 कि 0 हासिल 5 और 25 75 और 5 80 यानी कि 800 रुपया। यहाँ टोटल कर देंगे, टोटल कीमत हो जाएगा 25 लीटर दूध का कीमत है 800 रुपया, प्लस का 21 kg चाय का कीमत है 378 रुपया और प्लस का 24 kg चीनी का मूल्य है 576 रुपया। तो ये दोस्तों टोटल आ जाएगा हमारा 6 8 14, 14 के 4 हासिल 1 और 8 7 15, 15 के 5 हासिल 1, ये 6 3 9 9 8 17 यानी कि 1754 जो रुपया है वह 24 kg चीनी, 21 kg चाय और 25 लीटर दूध का कुल कीमत है। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2 वर्ष बाद 4% प्रति वर्ष की दर से 1542 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की लगभग कितनी राशि मिलेगी? यानी कि यहाँ से दिया है टी बराबर में 2 साल, रेट बराबर में दिया है 4% और मूलधन दिया है 1542। तो दोस्तों पहले हम यहाँ से 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेंगे और जो साधारण ब्याज पर ब्याज निकलेगा उसको टोटल जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। कि अगर 1 वर्ष का अगर ऐसा निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1542 गुने में 4 गुने में 1 वर्ष बटे में हो जाएगा 100। तो ये दोस्तों आ जाएगा यहाँ से ऐसा ही हमारा 100.68। ये 1 वर्ष का होगा साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष सेम रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष बदलते रहता है। तो यहाँ से लिखेंगे 100.68, फिर लिखेंगे 100.68 और फिर 61.68 का 4% निकालेंगे। ये दोस्तों आ जाएगा 2.46 समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ से इसको जोड़ देंगे तो हमारा जाएगा CI, इनके CI बराबर में हो जाएगा 61.68 प्लस का 61.68 और प्लस का 2.46। तो दोस्तों यहाँ से हमारा आ जाएगा CI आ जाएगा 125.62 यानी कि लगभग आ जाएगा 126 रुपया। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।